गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो अपना लेसन चल रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था तो ये इसमें द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1832 1848। इसके अंदर जो फर्स्ट था हमारा वो था द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। इसमें इसका मतलब था कि भाई जो रोमांटिक कल्पना और जो राष्ट्रीय भावना है वो क्या है। फिर इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें था भाई जो भूख, कठिनाई और किस प्रकार से कि प्रसिद्ध जन विद्रोह हुआ था। और जो तीसरा जो आज आता है हमारा वो है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इसका मतलब है कि जो उदारवादी जो ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने भी क्रांति की थी 1848 में। क्योंकि जो तीसरा पार्ट हमारा जो क्रांतियों का युग है जो 1830 से 1848 के बीच का जो बताया गया है, उसमें ये जो 1848 के अंदर जो लिबरल्स जो लोग थे जिन्होंने क्रांति की थी वो क्या थी उसके बारे में डिटेल से हम इसमें पढ़ेंगे। Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. इसका मतलब यही है कि जब 1848 में बहुत सारे ऐसे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, बहुत सारे जो यूरोपीय देश हैं जिनमें भाई गरीबी थी, भूखमरी, बेरोजगारी और जो पीजेंट एंड जो वर्कर्स थे, ठीक है, किसान और जो मजदूर थे वो विद्रोह कर रहे थे। अब उनके साथ साथ जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एजुकेटेड जो लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, उन्होंने भी उनके साथ साथ क्रांति को स्टार्ट कर दिया था। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848, यानी जब फरवरी 1848 के अंदर एक घटना हुई थी क्या कि फ्रेंच हैड बोट अबाउट द abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। इसका मतलब यह भी फरवरी 1848 के अंदर जो घटना हुई थी उसमें जो राजा था, जो मोनार्च था, उसको एबिडिकेशन हुआ था, यानी अपनी जो राजगद्दी थी या जो अपनी सीट थी उसको उसने छोड़ना पड़ा था। और इसके साथ साथ एक वहां पे रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सरफेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, यानी उसमें बहुत सारे, यानी उन्होंने एक ऐसी रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल सरफेज, यानी उन्होंने एक गणतंत्र की घोषणा की थी जो सभी जितने भी जो पुरुष थे उन सब के मत के ऊपर आधारित वो था। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for the constitutionalism with national unification। इसमें जो यूरोप जो है, यूरोप के बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट जो नेशन थे, ठीक है, जो अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, स्वतंत्र यानी अभी नहीं हुए थे, वो अस्तित्व में नहीं आए थे। उनमें कौन कौन से कंट्री थे? ये इटली थी, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर, मैन और वुमेन, और जो उदारवादी जो मध्यम वर्ग जो था उसके स्त्री और पुरुष सभी लोग वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी एक संविधान की एक डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। और उस मांग के कारण जो सारा कुछ जो कंप्लीट जो यूरोप जो था, ठीक है, वो कंप्लीट जो यूरोप था वो नेशनल यूनिफिकेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी एक राष्ट्र, ये एकता के रूप में वो परिवर्तित हो गया। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for a creation of a nation state of parliamentary principles, a constitution's freedom of the press and freedom of associations। अब इसमें क्या था कि जब यूरोप के अंदर ये बहुत सारी चीजें और सारे जो कंट्री हैं, सब जो उदारवादी जो मध्यम वर्ग जो लोग हैं, सब मिलकर के जब एक राष्ट्र को एकीकरण के रूप में जब इन्होंने जोड़ दिया तो इससे क्या हुआ कि उनका जो लगातार जिस प्रकार से असंतोष बढ़ रहा था उसका वो फायदा उठाया और जो राज्य और जो राष्ट्र निर्माण की जो भावना थी, ठीक है, यानी एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, यानी जो एक इनका जो मतलब असंतोष था इसका इन्होंने फायदा उठाया। और साथ में जो डिमांड थी क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, यानी एक नेशन स्टेट की बनाने की एक जो डिमांड थी, तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशंस। अब उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें एक अपने आप में एक संगठन बनाने की आजादी मिलनी चाहिए
साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब जो भी समाचार वगैरह हैं, जो उनकी वो रिवोल्ट जो कर रहे थे, जिस प्रकार से विद्रोह कर रहे थे, तो उनकी जो न्यूज वगैरह थी, उनकी जो खबरें वगैरह थी, वो वहां पे छप नहीं रही थी। तो इसलिए वो चाह रहे थे जो प्रेस है इसको फ्रीडम मिले, इसको आजादी मिले और पूरी स्वतंत्रता से वो हमारी जो न्यूज वगैरह है इनको न्यूज़पेपर्स में डालें। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, इन द जर्मनी रीजन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड prosperous artisans come together in the city of Frankfurt and decide to vote for an all German national assembly। अब जो जर्मनी का जो क्षेत्र था उसमें बड़ी संख्या में जो राजनीतिक संगठन थे, फ्रैंकफर्ट का शहर मिलकर के एक नेशनल असेंबली के पक्ष में उन्होंने क्या किया, मतदान किया। वो इसमें दे रखा है ना कि केम टुगेदर सिटी इन फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, यानी कंप्लीट जो जर्मन नेशनल असेंबली उसके पक्ष में उन्होंने वोट दिया। अब क्या हुआ, ऑन 18 मई 1848, 18 मई 1848 को 831 यानी 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन द फेस्टिव प्रोफेशन टू टेक देयर पैलेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंस्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। इन्होंने क्या किया कि जो फ्रैंकफर्ट की जो संसद है, ठीक है, उसमें 18 मई 1848 को 831 जो इनके जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि जो थे, उन्होंने एक जुलूस निकाला और अपना वहां पे स्थान ग्रहण किया, सेंट पॉल का जो चर्च है वहां पे। अब इसके बाद दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय द मोनार्ची सब्जेक्ट टू द ए पार्लियामेंट व्हेन दे डिप्टीज ऑफर्ड the crowns on these terms of Friedrich Williams for King of Prussia. He rejected it and joined other monarchies to oppose the elected assembly। यानी जब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो प्रूशिया का जो राजा था, प्रूशिया का राजा कौन था, यहाँ पे ये दिखा रखा है विल्हेम चतुर्थ, ठीक है, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। इसको जब इन्होंने ताज पहनाने की या इसको अपना राजा बनाने की जब इन्होंने घोषणा की या पेशकश की, तो उसको अस्वीकार कर दिया और जो राजाओं का जिन्होंने साथ दिया वो जो निर्वाचित जो सभा थी उसके क्या थे, विरोधी थे, उसके पक्ष में वो लोग नहीं थे। अब while the opposition of the aristocracy and the military became stronger, the social basis of parliament eroded। इसका मतलब भी यही है कि जब सेना और जो कुलीन वर्ग का जो विरोध बढ़ गया था, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब था कुलीन वर्ग, और जो मिलिट्री यानी सेना, जब इनका विरोध बढ़ गया था तब संसद का जो एक तरह से पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस था, सामाजिक जो आधार था, वो क्या पड़ गया, इरोडेड हो गया, काफी कमजोर हो गया। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसियन एंड द कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब इसमें क्या हुआ कि जो संसद के जो मध्य वर्ग जो लोग जिनका ज्यादा प्रभाव था, उन्होंने मजदूरों की मांगों का जो विरोध किया था, तो उसका फिर क्या हुआ, वो अपना जो समर्थन एक तरह से वो खो बैठे थे। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। अब लास्ट में क्या हुआ भाई, इनके पास एक ही था, यूरोप के अंदर जब क्रांतियां हो रही थी फोर्स को बुला लेते थे, तो इन्होंने भी अपनी असेंबली के अंदर फोर्स को बुला लिया और जो असेंबली थी उसको क्या करवा दिया, डिसबैंड करा दिया, उसको भंग करवा दिया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट्स इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। अब इसमें भी यही है कि जब ये इशू चला पॉलिटिकल राइट्स का, ठीक है, यानी जब महिलाओं को जब राजनीतिक जब अधिकार प्रदान करने का जब एक मुद्दा चला था, ठीक है, तो जिसमें बहुत कई वर्षों तक जब चला था, तो बहुत सारी महिलाओं ने इसमें क्या लिया था, काफी सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया था, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। इसका मतलब है कि जो महिलाएं हैं उन्होंने इस राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से भाग तो लिया ही था, साथ में उन्होंने अपना अलग से राजनीतिक संगठन स्थापित कर लिए, अपने खुद के न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लिए, जो कुछ भी पॉलिटिकल जो मीटिंग्स थी और जो कुछ भी प्रदर्शन वगैरह थे, इन सब में ये भाग लेते थे। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, ये एक मीटिंग हॉल दिखा रखा है यहाँ पे,
इसमें जो सेंट पॉल की जो चर्च है फ्रैंकफर्ट संसद में, उसमें एक ये चित्र है। अब उन्होंने क्या, सरफेस राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। अब इसमें भी यही हुआ, सरफेस राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, यानी इसका मतलब यही है कि बहुत सारे इन्होंने आंदोलन किए थे। इसके बाद भी जो महिलाएं वगैरह जो थी, उनको चुनाव का जो इनका जो राइट्स था उससे इनको दूर रखा गया था। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट convened in the church of St. Paul, women were admitted only as observed to stand in the visitor gallery। अब जब सेंट पॉल चर्च की फ्रैंकफर्ट संसद में जब एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, वहां पे एक सभा का आयोजन किया गया था, तो उस वक्त जो महिलाएं जो थी, उन्होंने केवल और केवल एक दर्शक दीर्घा में, एक दर्शक के रूप में, यानी बस वो एज ए विजिटर, यानी एक सिर्फ वो ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर वहां पे देख सकते हैं कि भी कैसा क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। इनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, मत का अधिकार इनको फिर भी वहां पे नहीं दिया गया था। अब क्या हुआ, छोटा सा पैरा है ये। अब इसमें था कि दोज कंजर्वेटिव्स फोर्स वर एबल टू suppress liberals movements in 1848 they could not restore the old order। अब इसका मतलब जो रूढ़िवादी जो शक्तियां थी, कंजर्वेटिव जो फोर्सेस जो थी, उन्होंने 1848 के अंदर जो उदारवादी जो आंदोलन हुए थे, जो लिबरल्स जो मूवमेंट हुए थे, उनको दबा पाने में वो सफल तो हो गए, लेकिन जो पुरानी जो व्यवस्था थी, जो ओल्ड ऑर्डर था, उसको वो रिस्टोर नहीं कर पाए। मोनार्चीज वर बिगिनिंग्स टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवोल्यूशंस एंड द repressions could only be ended by granting consent to the liberal nationalist revolutionaries। अब इसमें भी यही है कि जो राजाओं या जो कुछ अन्य लोग थे, या जो उदारवादी या राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी जो लोग थे, उनको इन्होंने क्या किया, यानी जो लिबरल जो नेशनलिस्ट जो लोग थे, इनकी जो क्रांति थी, इसको इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की थी। और इन्होंने कैसे, भाई किस दमन चक्कर के माध्यम से इनको समाप्त किया जा सकता है। Hence in the years after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the change that had already taken place in the Western Europe before 1815। यानी जो 1815 से पहले जो पश्चिमी यूरोप था, ठीक है, और जो मध्य यूरोप था, पूरी यूरोप, उसमें 1848 के बाद से ही निरंकुश जो राजा थे, ठीक है, निरंकुश जो राजा थे, उनका यानी 1848 के बाद के जो कुछ साल आए थे, उसमें मध्य पूर्व के जो राजा थे, निरंकुश राजा थे, उन्होंने कुछ चेंज कर दिए थे। और वो चेंज कर दिए थे जो पहले जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर पहले से 1815 में आ चुके थे। थस serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominations and in Russia। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungaries in 1867। अब इसमें भी यही था कि भाई जो हंगरी के अंदर, यानी जो हब्सबर्ग के जो राजा थे, उन्होंने जो हंगरी के जो लोग थे, उनको एक तरह से स्वतंत्रता दे दी, ठीक है, या स्वायत्ता दे दी। इससे जो निरंकुश जो राजा थे, उनके प्रभुत्व का जो रास्ता था, या फिर उनके जो शासन का जो रास्ता था, वो एक तरह से साफ हो गया था। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर हमने देखा है कि भाई किस प्रकार से जो उदारवादी लोग हैं, ठीक है, जो लिबरल्स जो लोग थे, उन्होंने किसानों के साथ साथ सत्याग्रह किया, महिलाओं ने भी अपने अलग से कमेटियां बनाई। तो ये सारा कुछ इसमें हमने डिटेल्स में पढ़ लिया है। इसका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस करने का, इसको आपको करना है, न्यू वर्ड है, इसका वर्ड्स आपको देख लेना है। और फिर जो कल पढ़ेंगे हम, इसमें जो